कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी इंडियन पॉलिटी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास हमारी रहेगी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है बच्चों ये, ठीक है। आपने हमेशा देखा होगा संवैधानिक और गैर संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी तो डायरेक्टली पूछ देता है कि इनमें से कौन सी एक संवैधानिक संस्था है। कभी कभी इस तरीके से न पूछ के ये पूछता है कि पर्टिकुलर एक टॉपिक उठा के उसके अंदर से क्वेश्चन पूछता है, यानी एक बहुत बेहतरीन चैप्टर जो हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि यूकेपीएससी के पेपर का तो बहुत लेंदी बच्चों, 150 नंबर का पेपर होता है, उसमें आप पॉलिटी देखोगे 15-16 नंबर की पॉलिटी आती है, 10-12-13-15 नंबर की हिस्ट्री आएगी, 10-11-12 नंबर की इकोनॉमी आती है, 12-13 नंबर की आपकी ज्योग्राफी आएगी। बहुत लेंदी सेशन है। साइंस 10 नंबर की, करंट अफेयर 10 नंबर की, ऐसे उसमें रहता है पेपर में, ठीक है। कंप्यूटर आएगा 7-8 नंबर का। तो हर सेक्शन पे हमने क्या करना है, कमांड बनाना। और सबसे बेहतर क्या है, देखो आरओ एग्जाम की स्ट्रेटजी क्या है, दिमाग में एक बैरियर है 100 मार्क्स का। ये नहीं देखना कि क्योंकि अगर 150 पदों पे या 250 पदों पे अगर विज्ञापन प्रकाशित होता है तो उसके सापेक्ष 15 गुना बच्चों को निकालना है। तो सबसे पहले हम ये न देखें कि यार हमारा हर क्वेश्चन सही होना चाहिए, हमारा टारगेट जो है हमारा टॉप का होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है, क्योंकि क्वालिफाई करते ही जब आप मेंस के लिए सिलेक्ट होगे तो स्टूडेंट्स की छटनी हो जाएगी। जैसे स्टूडेंट की छटनी हो जाएगी तो उन जो 3-3.5 हजार बच्चे बचे उनमें अपना बेहतर करना है, और उसमें बेहतर करने का तरीका मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। देखिए हेडिंग लिख लीजिए बच्चों, संवैधानिक निकाय यानी कोई भी ऐसी बॉडी जिसका संविधान में वर्णन है, ठीक है। संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय, ठीक है। सबसे पहले देखो मेन में आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो कौन कौन सी हैं वो लिखा देता हूं, ठीक है। आप देखो संवैधानिक निकाय के नाम लिखना। अब जब कभी क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरीके से आता है, इनमें से कौन सी एक संवैधानिक संस्था है या कौन सी नहीं है, तब इजीली आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। देखो पहला लिखो बच्चों, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन आप लोग इसको बोलते हैं। ये अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है। क्यों? क्योंकि इसका वर्णन किसमें है? संविधान में। जिसका वर्णन संविधान में किया गया होगा उसको क्या बोलेंगे? संवैधानिक निकाय। इवन इसके आर्टिकल 324 से 329 तक इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। दूसरा लिखो संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग लिखना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तीसरा लिखो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग। देखो निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तीसरा लिखो राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अलावा लिखो आप लोग वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग। उसके बाद आप लिखो जीएसटी परिषद यानी वस्तु एवं सेवा कर परिषद बोलते हैं इसको, ठीक है। जीएसटी काउंसिल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी वस्तु एवं सेवा कर परिषद बोलते हैं, ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में आपका जीएसटी काउंसिल बोलेंगे, ठीक है। अगला लिखो आप अनुसूचित जातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट लिखना, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, NCSC लिखा है मैंने, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग इसको बोलोगे। क्या बोलोगे? अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। इसी तरीके से अनुसूचित जनजातियों के लिए नेशनल आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, NCST बोलते हैं इसको, यानी अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। ये STs के लिए नेशनल कमीशन, ये SCs के लिए नेशनल कमीशन, ठीक है। ये दोनों ही संवैधानिक संस्थाएं हैं। अगला लिखो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये भी अपने आप में क्या है जो संवैधानिक संस्था है। अगला लिखो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हेतु विशेष अधिकारी, एक विशेष अधिकारी का प्रावधान किया गया है जो भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं उनके लिए, ठीक है। भाषाई अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, हेतु विशेष अधिकारी की नियुक्ति जो है ये भी संवैधानिक एक संस्था है, ठीक है, विशेष अधिकारी। ये भी क्या है बच्चों? एक संवैधानिक संस्था है, ठीक। इसके अलावा आप लोग लिखो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग बोलते हो जिसको, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके अलावा लिखो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, ठीक।
अटॉर्नी जनरल अपने आप में ये भी एक क्या है, संवैधानिक संस्था है। इसके अलावा लिखो राज्य का महाधिवक्ता। क्या लिखोगे आप लोग? राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, अब देखना बच्चों, ये आपके बेसिकली इनको बोलते हैं संवैधानिक संस्था। अब हमारा क्या है, एग्जाम है, हम किस चीज की बेसिकली तैयारी कर रहे हैं, आरओ की। और ये एक बहुत, क्योंकि देखो ये ना बहुत एक बेहतरीन चीज हो रही है आपके साथ, क्योंकि आरओ के प्रीलिम्स को आपको क्वालिफाई करना है। उसमें इतना नहीं कि बहुत हाई फाई नंबर ले लिया आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं। आपको ना इसके साथ साथ मेंस का भी पेपर देखना है। ठीक है, मेंस का पहला पेपर, सेकंड और थर्ड नहीं। अब देखना, अब मैं ऐसा नहीं कि यहाँ आपके साथ खड़े होकर टाइम पास करूं और जो चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है उनको मैं दोबारा पढ़ाऊं। आप देखना, मैंने जब पहले पॉलिटी पढ़ाई, ये तो आजकल एक फोल्डर का नाम देखना, पॉलिटी यानी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था गहन अध्ययन लिखा हुआ है, वहां तो मैं ये चीजें कराऊंगा कुछ कुछ इंपोर्टेंट। अब महान्यायवादी नहीं कराऊंगा, क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। महान्यायवादी आपको किस में मिलेगा? भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का एक फोल्डर होगा जिसमें पॉलिटी के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये वो सब चीजें होंगी, उसी के अंदर आपको महान्यायवादी एक टॉपिक मिलेगा। तो ये आपको मैं यहां नहीं कराऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, जो जो टॉपिक इनमें से मुझे लगेगा कि मैंने बच्चों को नहीं कराया हुआ है, मैं वही टॉपिक आपको कराऊंगा। बाकी के टॉपिक आप क्या करोगे, फोल्डर में ऑलरेडी पड़े हुए हैं, उनको आप लोग चेक करोगे। आज क्या करना, जैसे आज की क्लास के बाद आप तुरंत जो मेरा प्लेलिस्ट है इस चैनल की, उसके कौन से फोल्डर में जाओगे जहां पे मैंने आपको ये महत्वपूर्ण चीजें पढ़ा रखी है। कौन से? भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था वाला, गहन अध्ययन वाला नहीं, ये तो डीप स्टडी वाला है। उसमें आप चेक करना कौन कौन से आपको टॉपिक वहां कराए गए, मैं भी चेक कर लूंगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक को कराऊंगा जो आपको मैंने नहीं कराया। ठीक है, इससे हमारा समय भी बचेगा और इससे हमारा क्या होगा, कोर्स भी जल्दी कंप्लीट होगा। क्योंकि देखो इकोनॉमी के इतनी लेंदी क्लासेज हैं, अभी हिस्ट्री हमने देखनी है, सब चीज देखना है, तो अपने स्तर से भी पूरा प्रयास आपको करना होगा। ठीक है, पहला लिखो आप लोग बच्चों, निर्वाचन आयोग। क्या लिखोगे? निर्वाचन आयोग। ठीक है, इलेक्शन कमीशन आपको लिखना है। ये याद रखना बच्चों, एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक संस्था है। ठीक है, इसका अगर काम पूछेगा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव ये करते हैं। अगर कभी पूछेगा कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, इसका मुख्य कार्य क्या है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव इसने कराने। अब चुनाव शब्द आते ही आपको ये पता होना चाहिए, तो चुनाव का मतलब क्या है सर? ठीक है, संसद के दोनों सदनों के, संसद के चुनाव करता है। ठीक है, इसके अलावा राज्य विधानमंडल के चुनाव, राज्य विधान मंडल के चुनाव, इसके अलावा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, बस यही क्या करता है बच्चों, इलेक्शन करता है। ठीक है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति। अगर कभी पूछेगा चुनाव आयोग इनमें से, भारत का चुनाव आयोग इनमें से किसका चुनाव करता है, तो संसद के दोनों सदनों के चुनाव, संसद का मतलब समझ गए ना, लोकसभा और राज्यसभा, इसके अलावा राज्य विधानमंडल के चुनाव, इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव, इसके अलावा उपराष्ट्रपति। इस आप कहोगे कि सर इसके अलावा चुनाव होते ही कौन है, इसके ब्रैकेट में लिखना पंचायत व नगर निकाय। ठीक है, पंचायत व नगर निकाय चुनाव इसके द्वारा नहीं किए जाते हैं, चुनाव इसके द्वारा नहीं किए जाते हैं। ठीक है, यानी इसके समझ गए ना आप। ये अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन से इलेक्शन जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं, ये वाले कराए जाते हैं इनके। ठीक है, अब इनके लिए जो है बच्चों अलग से व्यवस्था की है, इनके कराता है राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग क्या कराएगा बच्चों, इनके इलेक्शन कराएगा। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग इसके इलेक्शन कराता है। अब देखना बच्चों, निर्वाचन आयोग एक प्रकार से देखा जाए तो अखिल भारतीय संस्था है। अगर कभी क्वेश्चन में पूछता है निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन से सही है, तो एक अखिल भारतीय, यानी अखिल भारतीय का मतलब ऑल इंडिया। ठीक है, क्यों ऑल इंडिया? क्योंकि इसमें क्या है, संसद मतलब दोनों सदनों के सदस्य क्या है, पूरे भारत का प्रतिनिधि है। यानी लोकसभा में जो सीट होती है वो अलग अलग, आपको पता है, हर भारत के हर मतलब स्टेट में होती हैं। राज्य विधानमंडल पूरे देश में फैले हुए हैं अलग अलग राज्य में, तो अखिल भारतीय लेवल की एक प्रकार की क्या होगी, बॉडी होगी। ठीक है, इसका वर्णन बच्चों आर्टिकल 324 से 329 तक किया गया है। ठीक है, इसका वर्णन किसमें किया गया है, 324 से 329। क्योंकि संवैधानिक संस्था है तो इसका ये सीधा सीधा मतलब है कि अपने आप में क्या होगा, निर्वाचन आयोग एक संविधान में इसका वर्णन किया गया होगा। ठीक है, बेसिकली अगर इसका गठन देखोगे बच्चों तो 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, 25 ऑफ जैन 1950 को इसका
क्या हुआ था, गठन हुआ था, यानी निर्वाचन आयोग का। अब बेसिकली इसमें क्या आपको पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आखिर संरचना, मतलब इसमें कौन कौन बैठते हैं। संरचना में बच्चों एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्लस दो अन्य निर्वाचन आयुक्त, दो अन्य निर्वाचन, यानी कितने मेंबर होते हैं पूछेगा तो इसमें 3 मेंबर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। 3 मेंबर होने का मतलब ये जो निर्वाचन आयोग है बहुसदस्यीय हो गया। मैं ये कह सकता हूं कि निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय है, कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, बोलो। क्योंकि बहुसदस्य इसमें इसलिए हो गए बच्चों, यानी अपने आप में ही क्या हो गया बहुसदस्यीय, क्योंकि इसमें एक से अधिक मेंबर है। अब ये जो व्यवस्था है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त, ये 1989 से शुरू हुई थी बच्चों। ये वाली व्यवस्था जो मैंने लिखा है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त, ये 1989 से शुरू हुआ। उससे पहले क्या था, एक ही सदस्य हुआ करता था निर्वाचन आयोग में। उसके बाद 1989 में इसको दोबारा मतलब क्या कर दिया, बहुसदस्यीय बनाया, और 1989 से 1990 तक ही ये बहुसदस्यीय रहा। फिर इसको सिंगल मेंबर कर दिया, किसको, निर्वाचन आयोग को। इसके बाद 1993 में दोबारा इसको क्या कर दिया गया बच्चों, अपने आप में बहुसदस्यीय कर दिया, ठीक है। बीच में टूट गया था, यहाँ पे लिखो फिर 1993 से बहुसदस्यीय हो गया, और ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या समझे आप, यहाँ पे 1989 तक इसमें एक ही मेंबर हुआ करता था। 1989 में इसमें 2 मेंबर और जोड़े, और वो सिर्फ एक ही साल चल सका, 1989 से 90। फिर इसमें सिंगल मेंबर कर दिया, और दोबारा इसको 1993 से क्या कर दिया, बहुसदस्यीय आयोग को क्या कर दिया बच्चों, अपने आप में बना दिया गया, ठीक है। इनकी जो शक्तियां होती है बच्चों, ध्यान रखना, ये सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश के समान होती है। वेतन, भत्ते और शक्तियां, अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा कि जो निर्वाचन, भारत का निर्वाचन आयोग है, उसकी जो निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसकी शक्तियां किसके समान होती हैं, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश के समान, ठीक है। ऐसे लिखो, निर्वाचन आयोग के आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों के वेतन, भत्ते व शक्तियां सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान, लिखो के न्यायाधीश के समान, ठीक है, न्यायाधीश के समान। पढ़ोगे तो खुद आगे बढ़ोगे बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखना। पढ़ने से चीजें अपने आप चीजें क्लियर होती है। और अब देखो, निर्वाचन आयोग के बारे में अगर हम पढ़ें, अगर हमें डीप क्वेश्चन ही पूछना है तो मैं ऐसे भी तो दे सकता हूँ, निर्वाचन आयोग के बारे में इन कथनों पे विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दे दूंगा, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है, आपने कहा ठीक है। इसके सदस्यों की शक्तियां, वेतन व भत्ते सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है, वहां कंफ्यूज कर जाओगे, होती है नहीं होती है, होती है नहीं होती है। फिर मैं ऐसी क्वेश्चन दूंगा, पूरे संपूर्ण भारत में किसी भी प्रकार के इलेक्शन इसके द्वारा किए जाते हैं, नहीं, पंचायत और नगर निगम के ये नहीं कराते। पढ़ा होगा चीजें अपने आप क्लियर होती है, नहीं पढ़ा होगा वही गोल गोल क्या होते रहोगे, घूमते रहोगे, ठीक है। इसके बाद देखना बच्चों, निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है, ध्यान से समझना। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके माध्यम से की जाएगी, राष्ट्रपति, ठीक है। देखो ऐसे लिखो, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, जितने भी निर्वाचन आयुक्त होते हैं, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब आप कहोगे सर ये निर्वाचन आयोग तो सभी हो गए, ठीक है। इसमें अब कितना इनका कार्यकाल है, पूछता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। कार्यकाल इसका होता है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ठीक। यानी पद पे बैठे हुए इनको 6 वर्ष हो जाए या इनके खुद की एज 65 वर्ष हो जाए, इन दोनों में जो भी पहले होगा वही इनका कार्यकाल होगा। यानी 65 वर्ष से ऊपर ये बैठ नहीं सकते, और 6 वर्ष तक अगर उम्र, मतलब बैठने के बाद 6 वर्ष इनका, मतलब 65 वर्ष होने में या 6 वर्ष होने में जो भी इन दोनों में पहले होगा उतना इनका कार्यकाल होता है। अब ध्यान रखना बच्चों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, निर्वाचन आयोग जो है इसके जो 2 अदर मेंबर्स होते हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उनकी शक्तियां वक्तियां सब समान है, कोई डिफरेंस नहीं, दोनों इक्वल हैं, ये 3 के 3, ठीक है। बट ये है कि कभी डिसीजन लेने के मामले में अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नहीं होती तो फिर जो एक दूसरा उसके पक्ष में जाएगा तभी उसका डिसीजन माना जाएगा, ठीक है। अब देखना, अगर इनको, यानी इनको पद से हटाना है, कौन इनको पद से हटाएगा, पद, ये राष्ट्रपति के साथ पर्यंत पद पे नहीं बैठते हैं, ठीक है। इनको पद से अगर हटाना होता है तो ये दुर्व्यवहार व अक्षमता के आधार पे, यानी इनका व्यवहार सही नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिए एक ही कॉज है बच्चों, दुर्व्यवहार व अक्षमता।
दुर्व्यवहार व अक्षमता किसके लिए, इन सब के लिए होगा, ठीक है। सिर्फ इसके लिए नहीं होगा कि आप चीफ वाले के लिए कह रहे हो। बेसिकली जितने भी ये बैठे हैं इनको पद से अगर आपको हटाना है, मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त स्पेशली, ठीक है, तो इनको पद से हटाना है तो दुर्व्यवहार ही इनको पद से हटाना होगा, ठीक है। दुर्व्यवहार व अक्षमता, दुर्व्यवहार व अक्षमता, अगर ये प्रूफ हो गया कि इसका बिहेवियर सही नहीं है इनका और ये अक्षम है, यानी अक्षम का मतलब कैपेबल नहीं है, इनको उस पद की जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए थी, इसके आधार पर दोनों सदन क्या करेंगे, विशेष बहुमत से संकल्प पारित करेंगे, तब राष्ट्रपति हटाएगा, ठीक है। अक्षमता पर दोनों सदनों द्वारा, दोनों सदन मतलब लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से संकल्प पारित करने से संकल्प पारित, फिर जब ये संकल्प पारित होगा तब राष्ट्रपति हटाएगा, फिर ठीक है, ऐसे लिखो डैश करके, तब राष्ट्रपति हटाएगा। अब देखना, विशेष बहुमत शब्द आया है तो यहां बेहोश मत हो जाना, क्योंकि बाकी तो कुछ भी नहीं है, ये तो नॉर्मल शब्द हैं सारे के सारे, तो विशेष बहुमत से हटाया जाता है। विशेष बहुमत मैंने आपको पढ़ा रखा है, दोनों सदनों की उपस्थित तथा मतदान, दोनों सदनों का बहुमत प्लस उपस्थित व मतदान के दिन जो सदस्य मेंबर हैं वहां बैठे हुए उसका 2/3, यानी जिसको वोटिंग पावर है वो 2/3 लोग ये कहें कि हाँ इनको हटाना है, और जो पहले सदन का बहुमत है कि लाया जाए न लाया जाए प्रस्ताव को यहाँ ले आओ, तो आधे से एक अधिक मेंबर का समर्थन, उसके बाद जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन 2/3 मेंबर्स का समर्थन जब होगा तब इसको पद से राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना बच्चों, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ना, नियुक्ति के बाद गैर लाभकारी परिवर्तन उसमें नहीं किया जा सकता। नोट करना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के बाद, यानी उसके पद को सिक्योरिटी दे रहे हैं, ठीक है, कि नियुक्ति के बाद उसमें गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पता, सैलरी घटा दी या कुछ कर दिया, गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि संसद या सरकार के दबाव में काम न करे, इसलिए, ठीक है। गैर लाभकारी, संविधान ये व्यवस्था करता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर नियुक्त हो गया तो आप अपॉइंटमेंट होने के बाद उसमें कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं करोगे उसके पद के लिए जो उसके लिए गैर लाभकारी हो, जो उसको नुकसान पहुंचा रहे हो। ऐसा क्यों किया गया है, ताकि सरकार के दबाव में काम न करे, ठीक है। अगर ये डर होता अरे मैंने ऐसा कर दिया तो कहीं सरकार मेरा वो न कर दे, डिमोशन न कर दे, या सैलरी कम न कर दे, भत्ते न हटा दे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पर संविधान ने वर्णन किया। इसके अलावा जो बच्चों अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको राष्ट्रपति हटाता है। देखो, पद से हटाना, किसको पद से हटाना, इस कंफ्यूज मत करना, नहीं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हेतु है, सबके लिए नहीं है। और अन्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पद से हटाएगा, राष्ट्रपति, इसकी सलाह पे, ठीक है। अन्य को पद से हटाना, लिखो, अन्य आयुक्त को पद से हटाना, पद से हटाना, ठीक है। ये कौन हटाएगा अन्य आयुक्त को पद से, राष्ट्रपति। ब्रैकेट में लिखना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर, ठीक है, तभी इसको क्या किया जा सकता है बच्चों, पद से हटाया जाता है, अन्यथा इसको पद से नहीं हटा पाएंगे, इसको भी ध्यान रखना, ठीक। अब देखो, कई चीजें ऐसी हैं बच्चों जो निर्वाचन आयोग के सदस्यों के बारे में संविधान में वर्णित ही नहीं है। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो संविधान में वर्णित नहीं है, उसको भी ध्यान रखना। अब संविधान में वर्णन क्या क्या नहीं है, देखो, उसको कोई, वो तो संसद वगैरह ने बना रखा है। संविधान में जैसे निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता क्या होगी, संविधान ने वर्णित नहीं की है। पहली चीज, यानी इनको विधिक, प्रशासनिक और न्यायिक जो वो होंगे, अर्हताएं होंगी, योग्यताएं होंगी, वो वर्णित नहीं है। दूसरा, इनकी पदावधि क्या होगी, कार्यकाल क्या होगा, इसका भी वर्णन नहीं है। तीसरा, सेवानिवृत्ति के बाद दूसरी नियुक्ति पर इनको रोक, मतलब प्रतिबंध भी नहीं लगाया गया, ठीक है। तो नोट करके लिखो, आप लोग नोट करके लिखो, संविधान में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका वर्णन नहीं किया गया है, मतलब इसके संबंध में संविधान में वे चीजें जिसका वर्णन नहीं किया गया है। लाइक, पहला लिखो, सदस्यों की अर्हताएं, संविधान में वर्णन नहीं, ठीक है, संविधान में वर्णन नहीं, ऐसे लिखो, संविधान खुद वर्णन नहीं करता है इसका, ठीक है, वर्णन नहीं किसका, पहला, सदस्यों की अर्हताएं, योग्यताएं, ठीक, सदस्यों की अर्हताएं, अर्हताएं मतलब जो वो योग्यताएं, अर्हताएं भी कौन सी, प्रशासनिक और विधिक और न्यायिक, बाकी की होंगी, लेकिन प्रशासनिक, विधिक और न्यायिक नहीं की, एडमिनिस्ट्रेटिव और जो लीगल है या जो जुडिशियल है उसका वर्णन नहीं, ठीक है। दूसरा लिखो, अवधि, यानी कार्यकाल का वर्णन भी इसमें नहीं किया गया है, वो संसद वगैरह ने अपना, मतलब पदावधि क्या होगी, पद की अवधि होगी, उसका भी वर्णन नहीं है, ठीक है, पदावधि,
इसका भी वर्णन नहीं किया गया, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। और तीसरा चीज जो है बच्चों, जो सेवानिवृत्ति के बाद दूसरी नियुक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, ठीक है। जब रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्ति के बाद दूसरी नियुक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, ठीक है। दूसरी नियुक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है सेवानिवृत्ति के बाद कि ये दूसरी नियुक्ति कर रहेंगे या नहीं, ठीक। अब देखो बच्चों, बेसिकली अगर इनका कार्य है, कार्य मुझे लगता है कि आपको नोट बनाने की जरूरत है, किताब से ही पढ़ लेना। सिंपल है बच्चों, भारत के समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करता है, ठीक है। जितना भी पूरा भारत है, समस्त भारत, उसके निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण, ठीक है। लिखो, पहला लिखो, समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्र के भूभाग का निर्धारण लिखो, ठीक है। भूभाग का निर्धारण करता है, पहला आप लोग लिखो। दूसरा लिखो, दूसरा देखना बच्चों, निर्वाचक नामावली तैयार करना। लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो लिख लो, मुझे लगता नहीं कि इतना, ये तो बेसिक चीज है कि निर्वाचक नामावली, जो वोटिंग लिस्ट जारी है वो कौन तैयार करेगा, तो ये निर्वाचन आयोग ही करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख लो आप लोग, निर्वाचक नामावली तैयार करना। तीसरा लिखो, राजनीतिक दलों को मान्यता देना व चुनाव चिन्ह प्रोवाइड कराना। राजनीतिक दलों को मान्यता देना व चुनाव चिन्ह तैयार करवाना, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका क्या था, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना व राजनीतिक दलों को क्या करना, तो चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ठीक है। अगला लिखो, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल या क्षेत्रीय दल के रूप में वर्णित करना। कौन सा राष्ट्रीय दल है या कौन सा क्षेत्रीय दल है, इसका भी वर्णन कौन करता है, निर्वाचन आयोग। तो लिखो, राजनीतिक दलों को क्षेत्रीय दल व अपने आप में क्या है, जो राष्ट्रीय दल है उसका निर्धारण करना, ठीक है। लिखो, निर्वाचन के दौरान आचार संहिता लागू करना। निर्वाचन के दौरान आचार संहिता होता है, कोड ऑफ कंडक्ट ये वगैरह लगाते हैं, ये इसी के द्वारा लगाई जाती है, ठीक है। अगला लिखो, संसद सदस्यों की निर्भरता के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना। अगर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि संसद के जो सदस्य होते हैं, ये पॉइंट लिखना चाहिए आपको, संसद सदस्यों की निर्भरता के संबंध में, निर्भरता मतलब कि उनकी अर्हता खत्म हो गई है, के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना। राष्ट्रपति को सलाह, अगर कभी क्वेश्चन पूछता है ना, संसद सदस्यों की निर्भरता के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है, तो ये कौन होगा, निर्वाचन आयोग। इसी प्रकार से लिखो, राज्य जो विधानमंडल होता है बच्चों, स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है। यानी विधान परिषद के सदस्यों की लिखो, विधान परिषद लिखो सीधे सीधे, विधान परिषद के सदस्यों, जो विधान परिषद होती है स्टेट में, विधान परिषद के सदस्यों की निर्भरता के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देना। या विधानमंडल ही लिख दो आप लोग, पूरा ही लिख दो, विधानमंडल जो स्टेट लेवल पे होते हैं, ठीक है। विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरता के बारे में राज्यपाल को परामर्श देना, वहां स्टेट में राज्यपाल को देगा, ठीक है, राज्यपाल को परामर्श देना, ठीक है। बेसिकली यही काम है बच्चों, इसके अलावा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप बाकी कॉमन सेंस है। अब लास्ट क्वेश्चन लिखो, नोट करके लिखना है, ठीक है। इसमें क्या करोगे, लास्ट क्वेश्चन लिखोगे, नोट करोगे, नोट करके उसमें ये लिखो कि जो वोट देने की आयु थी, यानी जो अपने आप में वोट की आयु है, वो कौन से संविधान संशोधन से 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई है, ठीक है। लिखो, वोट देने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष ये की गई थी, जो 61वां संविधान संशोधन 1988 एक्ट, जो कि लागू हुआ 1989 से, यानी 1989 में जो हमारा वोट देने की उम्र थी 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी। अधिनियम था संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1988, उसका नाम है अधिनियम का, जो कि लागू होता है 1989 में, ठीक है। ये था आपका। अब देखो, आज छोटी वीडियो है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन में आपको करा पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आप को मतलब ये जो है इसको एक बार मैं चेक कर लूंगा कि कौन कौन से टॉपिक मैं आपको पहले करा चुका हूँ, संवैधानिक संस्था वाले, ठीक है। इसके अलावा अगर जितने भी कराए गए होंगे वो दोबारा नहीं कराने बच्चों, वो कैग वैग सब मैंने अगर करा रखे हैं तो उसमें अपनी भी एनर्जी वेस्ट हुई और आपकी भी एनर्जी वेस्ट होगी। हम उसको दोबारा नए मतलब जो टॉपिक हैं इसके ज़्यादा हम टाइम उसमें दे देंगे, ठीक है। आप लोग इसको तैयार करना जो मेनली, और आप भी एक बार चेक कर लेना भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था वाला जो फोल्डर है उसमें एक बार चेक कर लेना कि सर ने कौन कौन से कराए हुए हैं, ठीक है। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।